Namaste to all of you. Welcome to my channel Educate India. Here we are starting a new chapter that dynamics of rigid body, chapter number second. In first chapter we are discussing the system of particle and their motion, conservative momentum, and so on. Some other different things we are discussing in chapter first. Now we are discussing about the dynamics of rigid body. So we first know about rigid body. What is rigid body? So uh, rigid body is rigid body is a body which are made up of number of particle and their particle are and their respective position of their particle are remains constant undergoing any undergoing under the action of external force. So now we are discuss about तो हम क्या कहेंगे a body is said to be rigid body a body is said to be rigid body if its constituents particle particles having fixed position with respect to other and do not go go do not undergo यहाँ body do not undergo body and body यहाँ देखो body do not undergo any change in size comma shape for any external force applies applying on it. So a body is said to be rigid body if its constituent particle have fixed position with respect to other and body do not undergo any change in size and shape for any force acting लिख लो या acting और apply on it. तो इसकी जो पोजीशन होगी, तो हमने सपोज करा दो पार्टिकल ये ले लिए, किसी भी रिजिड बॉडी के दो पार्टिकल के बीच में जो पोजीशन होगी आर हमने सपोज करी, तो वो आर जो होगी आर पोजीशन आर कांस्टेंट पोजीशन होगी, तो वो होगा कांस्टेंट है और क्या है तो इसकी पोजीशन कांस्टेंट है और अनइफेक्टिव मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी भी फोर्स. तो ये जो इसकी जो डिस्टेंस है कोई फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो इसकी जो डिस्टेंस है आर ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी. तो ऐसे जो बॉडीज़ होती हैं इसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं.
ठीक है। इन रिजिड बॉडी का, जब हम रिजिड बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, तो ये भी एक, इनका भी एक सेंटर ऑफ मास हमें डिफाइन करना होगा। तो हम वो देखेंगे कि टाइप ऑफ रिजिड बॉडी कितने टाइप, मतलब अलग अलग टाइप की रिजिड बॉडी का बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। सपोज करो दैट्स अ रिंग, रिंग का इसका सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर होगा। और अगर हमने कोई भी बार रॉड ले ली, वो यूनिफॉर्म बार रॉड ले ली, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड 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 लेंथ पे होगा, इसके मिड पे होगा। तो ये अलग अलग उसके लिए अलग अलग होगा। डिस्क के लिए उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। और अगर हम ऐसी बात करें क्यूबिकल बॉक्स के लिए, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स में होगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके सी एम इधर लोकेटेड है, इसका सी एम इधर लोकेटेड है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इसके सेंटर ऑफ मास लोकेटेड हैं और इसका होल मास कंसनट्रेटेड होता है। तो रिजिड बॉडी क्या है, मतलब बॉडी जिसके जो पार्टिकल्स हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है अदर पार्टिकल्स के, वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहेगी। उस पर जो फोर्स होगा, उस पर जो फोर्स लगेगा उस बॉडी पे, तो वो फोर्स लगेगा उससे उस बॉडी की पोजीशन साइज़ और शेप चेंज ना होगा, नहीं होगा। ठीक है। अगर चेंज होता है तो हम अगले उसमें पढ़ते हैं इलास्टिसिटी एंड लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम दो वे से डायनेमिक्स हम पढ़ सकते हैं। दैट अगर कोई रिजिड बॉडी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने माना है या रिजिड बॉडी है, तो उसमें दो टाइप से हमें मोशन देखने मिल सकता है। डेट लीनियर मोशन, जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन जिसको कहते हैं ट्रांसलेटरल मोशन। और दूसरा हमें मिल सकता है रोटेटिंग मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन। तो तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर फोकस रोटेशनल मोशन पे डिस्कस करने में लगाएंगे। तो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में डिफरेंस हमने पता होना चाहिए। यहाँ पे जो कॉज ऑफ मोशन होता है, यहाँ पे फोर्स होता है हमारे पास जो कि रेगुलर फोर्स होता है, और यहाँ पे टॉर्क होता है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास काउंट होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इनकी रिलेशंस आपस में होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम एक अलग टेबल बना के जब चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। सही है। ट्रांसलेटिव मोशन ऑफ ए पार्टिकल, जो यहाँ पे ट्रांसलेटिव मोशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो हर एक पार्टिकल का एक मोशन जो होगा वो एक ही डायमेंशन में होगा, और स्ट्रेट लाइन भी होगा। मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन 1D में होगा। और स्ट्रेट लाइन भी कह सकता हूँ इसको, स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे सर्कुलर होगा, सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा या रोटेटिंग मोशन होगा। अब रोटेटिंग मोशन भी दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। रोटेटिंग मोशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक एक्सिस से रोटेट कर रहा हो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो ये एक रिजिड बॉडी सिस्टम है। सपोज करो मेटल की बॉल ले लो हमने, वो भी एक रिजिड बॉडी है और ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट। और हमने यही ऐसे कर लिया, एक बॉल ले ली, फुटबॉल ले ली, और उसको हम अपनी उंगलियों पे घुमा रहे हैं, तो ये उसकी ओन एक्सिस पे रोटेट कर रही है। सही है। तो यहाँ पे दो टाइप के हमें रोटेशन देखने मिलते हैं, या तो इट्स ओन एक्सिस एंड सम अदर एक्सिस के ऊपर।
सम अदर एक्सिस पे वो उस पूरी बॉडी उसके रोटेट करेगी और ये रिवॉल्व होगा। इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अपनी एक्सिस पे जो होता है इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो अर्थ अपने एक्सिस पे करता है। रिवॉल्यूशन मतलब वेस्ट से ईस्ट की साइड होता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट ईस्ट की साइड, या नॉर्थ और साउथ अगर इसको अर्थ मानो तो ये रिवॉल्यूशन होता है। और ये रोटेशन कहलाता है, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो दो टाइप का हमें पता है, रोटेटिंग मोशन होते हैं, रिवॉल्यूशन एंड देयर एंड रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो हमारे पास दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इनके लिए न्यूटन्स ने अपनी इक्वेशन जो हैं उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। पहले हम बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे रोटेटिंग मोशन। तो रोटेटिंग मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो रोटेटिंग मोशन, सो हम लिख सकते हैं दैट ए बॉडी, कोई बॉडी अगर है इस सेट टू पोजेस कर रही है रोटेटिंग मोशन, रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, तो वो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, तो इफ़ ऑल, जब उसके ऑल दीज पार्टिकल्स जो होंगे मूव करेंगे, मूव अलोंग किसी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस अलोंग, मूव सर्कुलर लिख सकते हो या सर्किल, इन अलोंग सर्किल, अलोंग मूव अलोंग सर्किल about an axis, about an axis। ठीक है, तो इसका मोशन को हम डिफाइन करेंगे तो उसको भी हम सेंटर ऑफ मास से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो ये थ्री डायमेंशन हमने ले लिया, 3D में लिया, और ये हमने मान ली कोई भी ऐसे, यहाँ हमने ये ले लिया, ठीक। और ये सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमें कैसे मिलेगा, ये y हमने माना, ये x मान लो, चलो तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये x मान लो, ये y मान लो, x y z जैसे आपको मानने हैं मान लो। x y ये x प्लेन है, ये x y z ये आपने मान लिए, सही है। तो और ये एक सिस्टम है या रिजिड बॉडी सिस्टम है, तो रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रही है अराउंड एन एक्सिस। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ये, तो ओमेगा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको ओमेगा दिखाते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ए बॉडी सेट टू बी पोजेस rotational motion if all its particle moves along a circle along about an axis। तो सर्किल में मूव करेंगे अबाउट एन एक्सिस। और क्या कह सकते हैं हम, और ये जो पार्टिकल्स होंगे पैरेलल प्लेन्स में मूव करेंगे, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे और एक ये पार्टिकल है, तो ये एक पैरेलल उसमें मूव करेंगे ऐसे। ये अगर देखें तो ये पैरेलल मूव करेंगे। तो यही है 2 पॉइंट हमें अबाउट एन एक्सिस। और जिस एक्सिस से मूव कर रहे हैं, सपोज करो ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगी, इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, सही है, चलो यहाँ तक समझ में आया। तो हमने अब समझा रिजिड बॉडी क्या होते हैं, रिजिड बॉडी। और यहाँ हम डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, तो हमें रिजिड बॉडी क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडीज आर द बॉडीज इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव ए फिक्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर एंड its position does not change when it's undergo any external force or any motion।
अगर कोई मोशन में भी है तो भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा तो भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक्टिंग मतलब फोर्स एक्टिंग अलोंग इट, तो उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा तो भी उसकी मोशन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो रिजिड बॉडी है वो तो उसका, अगर जो रिजिड बॉडी है तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो हमें सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है, रिजिड बॉडी सिस्टम कहेंगे इसको पूरा। तो सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होता है जो डिफाइन करता है, उसका डिस्क्राइब करता है उसके मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो मोशन दो टाइप से हो सकते हैं रिजिड बॉडी में, ट्रांसलेशनरी मोशन एंड रोटेशनरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, उसमें फोर्स और लीनियर वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेंगे। वो हमने लास्ट सम लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर में। सिस्टम्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशंस को कैसे हम डील कर सकते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पे हम ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़ा और रोटेशनरी मोशन हमने पढ़ा। तो अगला टॉपिक हम डिस्क्राइब करेंगे डेट द रिलेशंस एंड। तो हम अगर बात करें तो यहाँ पे बात आती है तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे। वहाँ पे लीनियर मोशन में हमारे पास क्या था, लीनियर मोशन में हमने बात करी थी लीनियर वेलोसिटी की बात करी थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगी। अगर सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये रोटेशन कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, और वो किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो उसकी ये जो चेंज होगा, सपोज करो ये एक्सिस है, ये कौन सी, जेड एक्सिस, और ये यहाँ से एक सर्कुलर हमने बना दी ये बॉडी। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को ये थीटा एंगल ये डिस्प्लेस हुआ, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वस टू ओमेगा इक्वस टू एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल स्केप बाय पार्टिकल फॉर डन ए रोटेटिंग मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में कितना वो एंगल को मतलब स्केप करेगा, तो ये एंगल स्केप हो गया। तो एंगल स्केप जो होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको डोनेट करते हैं थीटा से, थीटा, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। और हमने पता है क्या, v इक्वस टू एस टी होता है, एस अपॉन टी। तो यहाँ पे एस क्या है, थीटा अपॉन टाइम, जब टी, और ये किसके होगा, ओमेगा के, ओमेगा इक्वस टू थीटा अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। सही है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी, इसकी रिलेशन हम इस वाली वेलोसिटी से निकालेंगे। तो सपोज करो ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है v, वो इक्वल्स टू होती है ओमेगा आर के इक्वल होती है। यहाँ पे आर क्या है, आर जो है वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेक्टर। तो जहाँ पे वो पार्टिकल है, ये पार्टिकल डायनेमिक्स या रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी की जो लोकेशन है वहाँ से उस पॉइंट से लेके जो एक्सिस की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो है वहाँ तक की जो डिस्टेंस वेक्टर है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा आर। ठीक है, ठीक, सही है, सही है। ये क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में इक्वेशन या फिर रिलेशन कह सकते हैं, इसको याद रखना। इसको हम सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन रिलेशन कह लेते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल डिस्प्लेस या एंगल स्केप बाय एन पार्टिकल टू मूव अराउंड ए एक्सिस, ठीक है। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी है यहाँ पे, और ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी ए वी लिख देता हूँ, इसको लीनियर वेलोसिटी एल बी से शो कर देता हूँ मैं, लीनियर वेलोसिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेट। अब वेलोसिटी की बात हो गई तो यहाँ पे अब ऑब्वियस है नेक्स्ट टॉपिक क्या बनना चाहिए, डेट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो हम पहले हमें पता होना चाहिए लेट लीनियर व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हम अभी सम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था डेट लीनियर मोमेंटम कैन बी डिफाइन एज, उसमें हमने क्या बताया था, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मोशन शो करता है बाय द बॉडी, मतलब बॉडी का क्या इफेक्ट है, बॉडी मोशन जो हो रहा है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसको हम शो करते हैं पी इक्वस टू एम वी से, ठीक है। अब यहाँ एंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे एम मास तो होगा, मास एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगा, ओमेगा, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम, ये यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इसको हम किससे शो करते हैं, जे वेक्टर से, ठीक है। हाँ ओमेगा आ गया, या इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ये एंगुलर मोमेंटम के लिए बात करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम हुज पोजिशन, तो ये हमने एक सिस्टम बना लिया डेट एक्स वाई जेड एक सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पे किसी भी एक पोजीशन पे ये पॉइंट है पी, जहाँ पे मास है, और ये इसकी इस डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये सपोज करो इस डायरेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है ये लाइक दिस। तो यहाँ पे एक क्या होगा, यहाँ पे एक इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा इस पॉइंट पे, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेके इस पॉइंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी क्या, पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर आर। इसको एक्सटेंड करो, ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक। चलो सही है। तो जो ये कौन सा हमने इनर्शियल फ्रेम लिया है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में के बाद ज़्यादातर हम इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं, स्मूव टू वेलोसिटी द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो कैसे डिनाइट करेंगे, जो लीनियर मोमेंटम है एम वी पी इक्वस टू एम बी, जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम जे से डिनोट करते हैं, जे कैपिटल जे टू ओरिजिन आर क्रॉस पी ये होता है, आर क्रॉस पी, ठीक। आर क्रॉस पी, सपोज करो ये यहाँ से एक पॉइंट है
और यहाँ पे एक पॉइंट ये है, और हम इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है ये आर है, और यहाँ से ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में ये, और यहाँ पे जो इसके जो मोमेंटम की वो है वो पी है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हमने इसको मान लिया, तो इसको ए पॉइंट माना हमने, ए पॉइंट ये है। ठीक, और ये क्या है, आर वेक्टर है। तो हम इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है, जे का इस पॉइंट से देख रहे हैं हम, इस पॉइंट से देखेंगे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे जो मोमेंटम हमें मिलेगा, इस पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आर क्रॉस पी होगा, आर क्रॉस पी। और अगर हम इसी पॉइंट पे खड़े होकर देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे मोमेंटम देख रहे हैं, तो वो एंगुलर मोमेंटम देखेंगे हम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम है ये क्या एंगल पे डिपेंड है। मोमेंटम तो है लेकिन क्रॉस किसके, आर के, तो आर पे डिपेंड है ये। ठीक, तो ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसको हम कैसे नोट करते हैं, जे से आर क्रॉस पी, ये है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, डेट इसको हम एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, तो हम इसको कह सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी एक पॉइंट पे, जो किसी दूसरे पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे देखें, तो वहाँ पे कितना मोमेंटम हमें कैलकुलेट होगा विद रेफरेंस टू अदर पॉइंट, वो हम लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मतलब कि मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि अगर हम एक पॉइंट पे खड़े हैं और आपके सामने से गाड़ी जा रही है, ये जा रही है, तो आपको ये गाड़ी स्ट्रेट जाते हुए दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में अगर आप वहाँ उस फ्रेम में देखोगे तो ये स्ट्रेट तो जा रही है, लेकिन इसका आपको मोमेंटम नहीं पता, मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम पता होगा। हम यहाँ पे इसको एंगुलर मोमेंटम से डिफाइन करेंगे। ठीक, एंगुलर मोमेंटम से, तो ये आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम। चलो, हमने क्या डिस्कस किया, दैट क्या जो होगा, जे जो होगा, जे वेक्टर, उसको हम क्या कह रहे हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको डिफाइन करते हैं अबाउट एन एक्सिस। तो हम क्या लिखते हैं, जे वेक्टर लिखते हैं। ठीक, तो ये तो हमने पता चल गया बाय फॉर्मूला, सिंपल है कि ये क्या बता रहा है। तो हम इसको और डीप में जानते हैं, तो 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 हम एंगुलर मोमेंटम को ही डीप में जान लेते हैं। चलो पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ज़्यादातर यूज़ भी जब हम रोटेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसका कंजर्वेशन में जो है पढ़ेंगे अभी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वो भी हमें पढ़ना है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम अबाउट। तो एक्चुअल में जो काम लीनियर मोशन में, मतलब जो ट्रांसलेटरी मोशन में जो लीनियर मोमेंटम कर रहा था, वो रोटेशनरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम का है। मतलब लीनियर मोशन में लीनियर मोशन में क्या था, जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम, वो हमें क्या देता था, वो मेज़र या फिर इफ़ेक्ट बताता है, या मेज़र कह लो, मेज़र ऑफ लीनियर मोशन था, वो मेज़र करता था लीनियर मोशन। मतलब कि अगर आपको ये पता चल गया F=mb, तो आप उसका जो मोशन है उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दोगे न्यूटन्स लॉ से, या फिर न्यूटन्स की इक्वेशन से। हम बस यहाँ पे मास कांस्टेंट है, ये बात याद रखना, दैट मास यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और जो फ्रेम हमने यहाँ पे लिया है वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम होगा। तो ये है, अगर इनर्शियल फ्रेम में आप डिफाइन करोगे तो उसके जो मोमेंटम से हम पूरा मोशन उसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो अगर लीनियर मोमेंटम को हम ईजिली वे में क्या कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम मेजर ऑफ लीनियर मोशन, गिब्स मेजर, यहाँ पे गिब्स और लगा लो ताकि गिव्स मेजर ऑफ लीनियर मोशन। ठीक, तो इसी के साथ अगर हम देखें कि एंगुलर
एंगुलर मोशन या फिर रोटेशनरी मोशन में देखें तो एंगुलर मोमेंटम गिव्स ए मेजर, तो एंगुलर मोमेंटम ए एम गिव्स क्या देगा हमें, गिव्स ए मेजर ऑफ, तो ये टर्निंग होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में टर्निंग ही हो रही है, क्योंकि रोटेट को हम टर्न भी कह सकते हैं, टर्निंग मोशन। तो ये कौन सा है, टर्निंग मोशन की बात करेगा। रोटेशनरी मोशन हम यहाँ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि पूरी तरीके अगर रोटेशनरी नहीं है तो वो टर्निंग मोशन कहलाएगा। तो टर्निंग मोशन ऑफ ए बॉडी का कितना टर्निंग मोशन है उसको डिस्क्राइब करेगा ये, या ये कह सकते हो कि इफेक्ट ऑफ मोशन बता रहा है, ये भी इफेक्ट ऑफ मोशन ही बताएगा। वहाँ लीनियर मोशन बता रहा था, उस लीनियर मोशन का क्या इफेक्ट है, यहाँ टर्निंग मोशन का क्या इफेक्ट है वो बता रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल क्या है, रिजिड बॉडी। तो अभी रिजिड बॉडी पर नहीं आते, हम पहले एंगुलर मोमेंटम को जान लेते हैं फॉर ए पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए अगर कोई हमने पार्टिकल ये ले लिया कोई भी पार्टिकल, तो इसके लिए लीनियर मोशन के लिए जो हम लिखेंगे वो होगा लीनियर मोमेंटम एम वी, सही है। अब यही पार्टिकल किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सही है। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये रखा है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइन क्या करेगा, हमें पहले भी पता है। एंगुलर मोमेंटम क्या डिफाइन करेगा, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइन एज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम डिफाइन करेगा ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एनी एक्सिस, और अबाउट एनी एक्सिस या फिर जो एक्सिस हमने लिए उसके अबाउट। और इसके जो वहाँ पे हमने वेक्टर की बात करी है, तो अगर सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो उसको जे लिखेंगे। तो जे को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जे को पी आर यहाँ पे कौन सी है, पी आर। तो यहाँ पे मैंने आर पे ब्रैकेट इसलिए रखा है, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी अगर ये पार्टिकल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया ताकि याद रहे आपको, और सिंपल पी आर परपेंडिकुलर। तो ये मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ क्या है, किसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी आर या पी डी जो भी आप कह सकते हो इसको कह लो, सही है। सिंपल है। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, डायमेंशन भी याद होनी ज़रूरी है, सही है। डायमेंशन तो पहले इसकी डायमेंशन पता करो, इसकी डायमेंशन क्या होती है, मोमेंटम की दैट एम वी होती है ना, एम वी। तो एम वी की एल टी इन्वर्स और एल टी इन्वर्स, सही है। तो यहाँ पे हम इसकी जे की डायमेंशन क्या हो गई इसकी यहाँ पे, तो ये हो गई यहाँ पे डिस्टेंस और मल्टीप्लाई हो रही है, तो एल स्क्वायर टी इन्वर्स, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन भी याद होनी चाहिए। और ऐसा यूनिट हमें ऐसा ही भी देख लो, ऐसा ही अब जब डायमेंशन की बात करें तो ऐसा ही भी बता देते हैं ऐसा यूनिट क्या है। तो केजी ऐसा यूनिट इसकी केजी, और यहाँ पे इसकी मीटर स्क्वायर और सेकंड इन्वर्स, मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स। सीजीएस में वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इन्वर्स लिख सकते हो, सही है। अब इसके अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं,
और पार्टिकल को मतलब ट्रांसलेटरी मोशन दो टाइप से हमने देखा था। तो यहाँ पे तो हमने पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। रिजिड बॉडी भी कह सकते हो, और रिजिड बॉडी किसी अबाउट एक्सिस के लिए तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात होगी। सिंपल है, अगर रिजिड बॉडी के लिए बात करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास। ये हमने पहले भी जान लिया है, तभी उसके लिए बात करेंगे अबाउट एन एक्सिस। अगर उसकी ओन एक्सिस है तो वहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास, वहाँ एम आई का कैसे लगता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। वो तो बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, मज़े से पढ़ाएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को अगर हम कैसे वेक्टर्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करें, तो अभी पीछे मैं बना रहा था लेकिन दोबारा से देख लेते हैं। किसी भी एक पोजीशन पे पोजीशन वेक्टर, ये एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन, देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इनको राइट हैंड रूल्स के थ्रू लेना होता है। तो राइट हैंड रूल्स के थ्रू अगर मैं एक्स यहाँ ले रहा हूँ तो वाई ये होगा, जेड ये होगा, मतलब इस टाइप से एक्स वाई जेड रोटेशन में लेना होता है। ठीक, ये ले लो एक्स वाई जेड, ऐसे रोटेशन में लेना होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है उसके थ्रू लेते हैं। और हम सिंपल कह सकते हैं कि राइट हैंड के थ्रू हम इसको एक्सिस को लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक, तो हमें ये पता है अगर हमने कोई पार्टिकल माना है पी, जिसका मास हमें जब पार्टिकल है तो उसके पास मास भी होगा और रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस। तो एक्सिस के रोटेट कर रहा है, सपोज करो ओ पॉइंट है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ, और ये प्लेन कौन सा होगा, प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल है पी, पी वो रोटेट कर रहा है, तो उसका जो लीनियर मोशन, सपोज करो वो पी इस डायरेक्शन में हमने मान लिया पी, तो लीनियर मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ फोर्स का भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है, उसके लिए हम टॉर्क अभी बात करेंगे। बिल्कुल जस्ट अभी बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक, ये यहाँ पे हमने बात करी पी की, क्या है इसका, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ओ पी हमने लिया, तो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर। तो जो इन वेक्टर्स में जो डिफाइन होगा, जे लिख लो या एल लिख लो, कई जगह एल भी मिल जाता है, क्योंकि 12th में मैंने एल पढ़ा था तो मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ। तो ये एल है, एल इक्वस टू आर, ये कुछ है, टॉर्क तो नहीं कहते, टॉर्क को तो टाउ लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, नहीं सही है, ये है ये। तो यही हमने पढ़ा है। तो अब ये इसकी क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस में डायरेक्शन भी यूज़ होती है। तो डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी, डेट डायरेक्शन ऐसे देखो पी आर क्रॉस पी, आर से पी, तो डायरेक्शन कैसे, थ्रू राइट हैंड, थ्रू राइट हैंड लिखी जाएगी। देखो क्या है, ये एक्सिस ये है, पी ये जा रहा है, देखना यहाँ पे ये रहा, ये है, और ये रोटेट कैसे कर रहा है, ऐसे। तो जो उसको रोटेशन को ये लिखेंगे, रोटेशन, ये पी जो वेक्टर, पी वेक्टर, ये रोटेशन, रोटेशन डिस्टेंस से रोटेशन, आर, आर रोटेशन, और ये अपवर्ड, मतलब कि यहाँ पास आर वेक्टर दिस डायरेक्शन, रोटेशन दिस डायरेक्शन, और जो राइट हैंड रूल लगेगा वो ये कहेगा अपर, तो अपवर्ड। तो ये अपवर्ड में क्या है, जेड एक्स वाई जेड एक्सिस, तो इसकी जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन है, ये इसका जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये इससे शो होगी, दैट आर क्रॉस पी। ओके, सही है, सही है। हाँ, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ पे आर क्रॉस करोगे तो क्रॉस में तो साइन आता है, तो साइन में एंगल कौन सा लेंगे, वो ये एंगल होगा थीटा,
इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मतलब ये दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा तो वो यही एंगल होगा। तो ये एंगल जो होगा ये होगा थीटा। या तो इसको यहाँ पे भी शो कर सकते हैं ऐसे, ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पैरेलली मूव कर सकते हैं ना वेक्टर्स को, तो ये ऐसे भी शो कर सकते हैं। सही है, तो ये सिंपल है। तो यहाँ पे हम इसका जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया आर पी साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और तो इसको सॉल्व वैसे अगर वेक्टर में ही रहोगे ना तो यहाँ पे एन कैप और आता है, तो यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो डेट इज़ ओनली एल या फिर जे से, जैसे भी आप दिखाना चाहो, आपकी मर्जी है, चाहे जे से दिखा लो यार, पीछे भी हमने जे से दिखाया था। ठीक है, तो जे इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा, सही है, ठीक, साइन थीटा। अब जो ये पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा, अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो 90 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 1। तो आर और ये पी जो होगा या तो ये ले लो, तो 90 डिग्री ये भी वही एंगल कहलाएगा कि मतलब आर और पी के बीच में, तो पी आर जो होगा परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से भी इस्तेमाल होता है। सही है, मतलब मैं कहना चाह रहा था, ये जैसे एक सिंपल प्लेन लिया हमने ये, और ये आर वेक्टर ये माना, और पी की डायरेक्शन हमने परपेंडिकुलर ना लेके ऐसे ले ली। अब जो इसका परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर होगा वो ये होगा, ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा पी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल होगा थीटा, तो थीटा और थीटा ये वाला एंगल होगा। तो यहाँ पे थीटा इस डायरेक्शन में क्या होगा, डेट इज़ पी कॉस थीटा, और ये यहाँ पे पी साइन थीटा, तो ऐसे डिफाइन हो सकता है इसको। सही है, तो रेडियल कंपोनेंट होता है यहाँ पे, पी जो होगा रेडियल कंपोनेंट होगा along the direction of radial component along the direction of vector। और पी थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये भी हमें पता होना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देख लिया। तो अब सिंपल हमारी बात आती है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया, तो अब आता है टॉर्क की बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो टॉर्क क्या होता है, डेट टॉर्क पॉइंट आता है, टॉर्क क्या है। तो लीनियर में हमने लीनियर मोशन में हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था। एक्सीलरेशन क्या काम करता था, मोशन करता था, एक्सीलरेशन कॉज ऑफ मोशन था। तो यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन क्या होगा, टॉर्क होगा। टॉर्क क्या है, टर्निंग फोर्स। टॉर्क को हम क्या कहेंगे, एक टर्निंग फोर्स। टॉर्क एक टर्निंग फोर्स है। और सपोज करो देखो, ये एक रॉड ले लिया हमने, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से इसको फिक्स कर दिया, ठीक, इस पॉइंट से फिक्स कर दिया। तो भी ये अगर यहाँ पे फोर्स लगाओगे, ऐसे फोर्स लगाया यहाँ पे F, तो ये रोटेट कर जाएगी ऐसे। तो ये जो फोर्स है हमने इस डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाया, सही है। तो यहाँ से लेके ये R है, सपोज करो डिस्टेंस। तो जो टॉर्क होगा वो भी इसे टाउ से शो करेंगे, टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F। तो ये क्या, इसे भी क्या कह सकते हैं हम, मोमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है जब हम उसकी डायरेक्शन या फिर लोकेशन की बात करें तो वहाँ पे मूवमेंट लगता है। ठीक है, डायरेक्शन या मतलब डायरेक्शन और लोकेशन दोनों वर्ड्स को हम जोड़ रहे हैं, मतलब डायरेक्शन भी और लोकेशन की भी, तो वहाँ पे मूवमेंट लगता है। मतलब फोर्स हमें पता चल गया, फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा होगा तो वहाँ डायरेक्शन की बात खत्म होगी। अब किस लोकेशन से लग रहा है, किस लोकेशन पे लग रहा है, किसी एक पॉइंट से देखें तो वो बात होती है मूवमेंट की। तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स ही तो है। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है हमें एक्चुअल,
तो फोर्स लग रहा है उसको, वो टर्निंग फोर्स है, तो टर्निंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, टाउ। टाउ एक टर्निंग फोर्स होता है। और इसको और क्या कह सकते हैं, दैट तो टर्निंग फोर्स है, ठीक है, सही है। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फोर्स से भी पहले हमें क्या पढ़ना पड़ा था, एक्सीलरेशन पढ़ना पड़ा था। तो फोर्स कैसे डिफाइन हुआ था, एक्सीलरेशन से तो डिफाइन हुआ था, एम ए एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा तो उसको अल्फा से शो करते हैं, मतलब कि रोटेशन रोटेटिंग मोशन में एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन जो होगा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा से शो करेंगे। अल्फा से एक्सीलरेशन शो हो गया, ठीक है, अल्फा से शो होगा, इसको क्या कहेंगे, एंगुलर एसिलेशन कहेंगे। तो जो एंगुलर एसिलेशन है ये एफ के क्या होगा, अंडर टाउ के क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू एम एंगुलर एसिलेशन मतलब अल्फा, यही तो होगा। तो ये हमने बन गया क्या, मतलब न्यूटन्स का लॉ यहाँ पे लगा दिया फॉर ए रोटेटिंग बॉडी। तो न्यूटन्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोटेटिंग बॉडी होता है ये, तो इसको भी आप नोट कर लेना। टाउ की जो है ये है टाउ जो होता है, टाउ को कैसे डिफाइन करते हैं हम, आर क्रॉस एफ से। यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स आर क्रॉस एफ से शो करेंगे, ठीक है, सही है, आर क्रॉस एफ से शो होगा टाउ। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको, टाउ को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो टाउ को एक्चुअल है क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट का जो टर्निंग फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट है, उसको ही टाउ कहते हैं हम। तो इसका एक 12th क्लास में ज़्यादातर ये एग्जांपल देते हैं, कि किसी एक डोर को देख लो, ओपन करना हो या ओपन करना हो तो हम उसके अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन इट्स हैंडल, उसके हैंडल पे डोर टर्न्स इन, सही है। अब मतलब ये कोई डोर है, सपोज़ करा यहाँ पे एक डोर था, वो ये डोर है, तो इसको हमने ओपन करना है, यहाँ पे इसका गेट है, और हमने फोर्स यहाँ पे लगाया तो ज़्यादा फोर्स हमने अप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल में यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे वो कम फोर्स अप्लाई करना, अगर यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है तो यहाँ पे 4 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ से फिक्स पॉइंट है, यहाँ से रोटेट कर सके, मतलब ओपन हो सके। डोर इस समय क्लोज था, सही है। तो ये है मोमेंट ऑफ फोर्स है, या फिर तो टर्निंग इफेक्ट को शो करता है, क्या है, टाउ जो होगा टर्निंग इफेक्ट शो करेगा। तो हम लिख देते हैं छोटा नोट, टाउ शोज तब टाउ शो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या है, वो टाउ से शो करेगा, ठीक है, दैट्स ओके। तो ये हमने कोई बॉडी माना, यहाँ पे रोटेटिंग एक्सिस ये ले ली, यहाँ पे ये आ गया, ठीक। सपोज़ करो ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी एक्सिस की पॉइंट ये है, तो ये जो होगा ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस आर है। तो तो यहाँ पे जो टाउ होगा वो क्या होगा, एफ क्रॉस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एफ क्रॉस डी। तो डी यहाँ पे क्या है, ये आर है, तो यहाँ पे आर एफ क्रॉस डी, यहाँ पे भी क्या है, सिमिलर है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी, परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर इसके ये, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ आर साइन थीटा, थीटा इसके बीच का, मतलब ये जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला थीटा है, जो आगे तक स्टैंड करोगे इसको, ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया टाउ क्या है। इसका डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की MLT इन्वर्स होती है, ये हमने MLT
टी की पावर 2, यही तो होती है, हाँ यही होती है। और जो डिस्टेंस है तो उसकी जो होगी वो एल होगी, दोनों को कंपेयर वो करेंगे तो टी की पावर भी 2 ये बनेगी। ऐसा यूनिट हमें पता होनी चाहिए, क्या होती है, न्यूटन मीटर होगी ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर। सीजीएस में डाइन होगी, डाइन होगी, सही है। सही है। एक पॉइंट और होता है इसके अंदर, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो। पॉइंट है ये, टाओ भी कैसे शो कर रहा है, मतलब एफ टाओ को कैसे लिखते हैं हम। पहला पॉइंट देखो, टाओ वेक्टर टाओ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, दोनों वेक्टर्स हैं ये। तो इनका जो सम मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा। उसकी डायरेक्शन कैसे शो होगी, डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जैसे हमने भी पीछे करा था एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक। तो ये भी सिमिलर होगा, सही है। ये भी सिमिलर होगा, मतलब इसमें भी। तो ये दूसरा पॉइंट बना के आप ये लिख सकते हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो आया था वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगी तो डायरेक्शन पॉजिटिव में ली जाएगी, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस थी ना, जेड एक्सिस में ऊपर की डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन में ली जाएगी। और क्लॉकवाइज अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्लॉकवाइज अगर फोर्स टर्निंग हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है टर्निंग, तो वो वहाँ पे जो निगेटिव डायरेक्शन होगी, वहाँ पे जो टाउ की होगी निगेटिव डायरेक्शन। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको हम याद रख लो। अब लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो फ्रेंड्स हम यहीं पे रोकते हैं, सही है। तो टाउ हमने पता चल गया क्या होता है। टाउ इज़ अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोशन, और सिंपली से दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एसिलेशन, मतलब कि कितना मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा एंगुलर एसिलेशन। हमने अभी एंगुलर एसिलेशन की बात करी, तो टाउ क्या होगा, टाउ मतलब फोर्स ही तो एक्सीलेशन प्रोवाइड करता है, बॉडी को एक्सीलेशन प्रोवाइड करता है फोर्स। तो यहाँ पे टाउ क्या कर रहा होगा, यहाँ पे टाउ क्या करेगा, एंगुलर एसिलेशन प्रोवाइड करेगा बॉडी को, ताकि वो किसी एक्सिस के रोटेट मूव कर सके, घूम सके, ठीक। तो अगले टॉपिक में इसके कंजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो काफ़ी कुछ हमने आज पढ़ लिया, सही है, ठीक है जी, सही है। तो एक रिलेशन और देख लो, वहाँ पे भी हमने फोर्स में निकालते हैं ना, फोर्स इक्वल्स टू डेट डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे भी रिलेशन सेम होगी, हमें मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर रहे हैं आर क्रॉस पी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, तो ये भी एक वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल्स के थ्रू दी जाएगी। तो इसको अगर हमने एक बार डेरिवेट कर दोगे, तो यहाँ पे वेक्टर डेरिवेटिव है, वेक्टर डेरिवेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे वेक्टर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ही तो होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर हैं, ठीक। तो सपोज करो दोनों अगर वेरिएबल वेक्टर हैं, दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे दोनों को क्या होगा, दोनों में यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी, ये भी वेक्टर क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस, यहाँ पे जो हम लेते हैं ना सेकंड सेम, तो यहाँ पे आर ही पहले लिखा जाता है, यही होता है थोड़ा। तो डी पी अपॉन डी टी, सही है। यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाता है ना, निगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे आर ही लिखते हैं पहले, जो मतलब फर्स्ट वाला उसको ही पहले लिखते हैं, ठीक। अगर सपोज करो मतलब पोजीशन तो चेंज हो ही रही है, लेकिन मोमेंटम पी जो है वो कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है, तो उसके लिए जो यहाँ पे पी जो है कंजर्व्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इसका चेंज हो जाएगा वो मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म ज़ीरो, तो हमारे पास बचा कितना डेट पी आर अपॉन पी टी क्रॉस पी, वो आर
डी आर अपॉन डी टी अपॉन पी क्रॉस पी। ठीक है, ठीक है। मतलब और ये प्लस में क्या चल रहा है हमारे पे, आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो है, क्रॉस ये मोमेंट लीनियर मोमेंटम है, प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, ये बात है। और हमें पता है जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम वो एम वी होता है, तो यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे एम वी होगा, एम वी। सही है, समझ में आता है, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे जो देखेंगे दोनों सेम है ना, दोनों वेलोसिटीज़ हैं और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, साइन में ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो में साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो पूरी टोटल टर्म क्या हो गई, ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो रहने दो। तो बची हुई टर्म को हम नोट करेंगे, दैट डी पी अपॉन डी टी, ये सही है जी। तो यहाँ पे तो ये बचा क्या, आर, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज कॉल्ड आर फोर्स। तो फोर्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये क्या है, टाओ, टाओ की वैल्यू क्या है, टाओ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यहाँ पास सीधा फॉर्मूला है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या डिफाइन कर सकता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम एंड करते हैं, हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं दैट। तो हम न्यूटन्स के इक्वेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या है जल्दी बताओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सही है, अब ये कौन सी होती हैं, ये लीनियर एक्सीलरेशन यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होती हैं। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है रोटेशनरी मोशन के लिए, रोटेटिंग मोशन के लिए जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वेलोसिटी जो ट्रांसफॉर्म होगी वो ओमेगा, जो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। डिस्टेंस जो होगी वो थीटा से होगी, ये एंगुलर में चेंज हो जाएगा, दोनों एंगुलर वेलोसिटी और ये कौन सी है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ए डी लिख देता हूँ। और ए का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा अल्फा से, ये होगा एंगुलर एसिलेरेशन। और क्या रह गया हमारे पास, टाइम तो टी रहेगा, तो टाइम का नो चेंज टी रहता है वो। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा यहाँ पे, अगर ये जो फॉर्मूले होते हैं ये काय के लिए होते हैं, ये आपको याद पता होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए होते हैं सारे फॉर्मूले, यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए होते हैं ये। और फॉर इनर्शियल फ्रेम, यूनिफॉर्म एसिलेशन फॉर इनर्शियल फ्रेम यहाँ पे कौन सा होता है, इनर्शियल फ्रेम के लिए। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, तो इसको ही हम ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट फॉर ओमेगा यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। सही है, दूसरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एस की जगह क्या, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस की जगह यहाँ थीटा। ठीक है, तो तीन इक्वेशन को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनकी रिलेशन। एक रिलेशन हमें ये पता होनी चाहिए, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर, किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसे डिफाइन होगी। सपोज करो ये सर्कुलर पाथ है, इस पॉइंट से ये वेलोसिटी आर, डिस्टेंस आर है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी वी है, तो वी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे कौन सी लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, और आर जो है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पार्टिकल का। ठीक है जी।
तो यहाँ तक सबको आ गया, क्लियर है, सब क्लियर है, सब क्लियर है, हाँ, सब क्लियर नहीं होने चाहिए भाई। चलो, तो अगर टाउ की बात करें, टाउ की अगर हम मैक्सिमम पे बात करें तो मैक्सिमम पे 90 की वैल्यू क्या होगी, वो तब आर क्रॉस एफ होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा अपना सिंपल सिंपल एफ को क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना टाउ, तो यहाँ पे आर, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आर इन मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन एफ एफ सही है। यहाँ पे ऐसे छोड़ो यार, यहाँ साइन थीटा लिखो, तो साइन थीटा की वैल्यू 0, मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा 90 पे वो 1 हो जाती है, तो एफ है, तो यहाँ पे एम, यहाँ पे क्या है एफ की एफ एफ ए, सही है, एफ ए। एफ ए तो सिंपल क्या हो गया, एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर हो गया, जे इक्वल टू मैक्सिमम एम वी आर हो गया। और लीनियर के लिए हम कह रहे हैं लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो आर पी साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल टू 90 हम पुट कर दें, तो अभी छोड़ो 90 को, तो मोमेंटम की यहाँ लीनियर मोमेंटम की क्या वैल्यू होती है एम वी, तो एम वी, तो ये इसको हम सिंपल ये लिख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा, थीटा को 90 पुट कर देना, ये भी एक इक्वेशन फॉर्मूला बन गया। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आज हमने देख लिया, सही है, काफ़ी कुछ हमने देखा, तो ओके देन। हाँ, मैं ये समझा रहा था डेट टाउ इक्वल्स टू क्या हो सकता है, आर क्रॉस एफ है, तो यहाँ पे जो होगा इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, अगर इस वेक्टर सेट के हमने इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम कैसे लिख सकते हैं, या तो आर जो है परपेंडिकुलर टू एफ है, प्रोडक्ट जो है उनका परपेंडिकुलरली लोगे, या फिर जो फोर्स जो होगा वो उसके ट्रांजेशनली लग रहा होगा, या ट्रांजेशनली मतलब परपेंडिकुलर लग रहा होगा। ऐसे दो मेथड को हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं टाउ को, सही है, ठीक है देन, थैंक यू टू ऑल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस, नाउ वी आर अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ओके देन, थैंक यू।